तो जो है हम अपने क्लास में चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास में पढ़ रहे थे। और इस क्लास में पढ़ने से हम लोगों ने जो शुरुआत किया था तो बताया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पहला क्या होगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन आवर फूड। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू। देन आफ्टर दैट ये 0 लेक्चर थी हमारी, जो 2-3 मिनट की बना के मैंने पहले डाला था। फिर जो मैं आपको बताया शुरू किया तो, और इसमें बताया कि आपको कि हम लोग जो स्टार्ट किए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो हम लोग स्टार्ट किए तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग जाने न्यूट्रिशन होता क्या है। पिछले लेक्चर में जो पढ़े उसको थोड़ा रिमेम्बर कर लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है तो हम लोग जाने कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो होती है कि हमें फूड लेने और उसको यूटिलाइज करने की जो क्षमता होती है हम न्यूट्रिशन उसे बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर था। फिर हम लोग पढ़े थे कि न्यूट्रिशन जो होता है 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जो न्यूट्रिशन की बॉडी मतलब कि कोई एनिमल खुद से बना पाती है, उसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स से न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जो कि किसी दूसरे से आश्रित होकर हम उस न्यूट्रिशन को टेकअप करते हैं, उसको हेटेरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन कहते हैं। इसी का डिफरेंस हम लोग पूरा अच्छा से जाने थे कि ऑटोज का मतलब होता है सेल्फ एंड हेटेरोज का मतलब होता है अदर, और न्यूट्रोपोज का मतलब जो होता है वो नरिशमेंट होता है। फिर ये चीज जाने थे कि ऑल एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। ऑल एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। ऑल एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। ये हम लोगों ने कल जाना था। फिर जब नेक्स्ट बातें की थी हम लोग फोटोसिंथेसिस का बताए थे कि फोटोसिंथेसिस की कुछ आपको फॉर्मूला लिखाया गया था कि फोटोसिंथेसिस जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लेकर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट बनाता क्या है? ग्लूकोज मींस कार्बोहाइड्रेट, और क्या होता है? ऑक्सीजन बनाता है। चीजें पढ़े थे तो हम लोग इसमें भी जब पढ़े थे तो आगे बातें हुई थी, तो जब हम लोग सुने कि जो ये सब चीजें होती है तो कहाँ होती है, तो ये सब चीजें जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो प्लांट में जो होती है आपको लीव्स में होती है। तो लीव्स में अगर होती है तो उसे हम लोग फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट भी कहते हैं। फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं? लीव्स को फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट कहते हैं। ये बातें हम लोग क्लियर हो चुकी थी। फिर इसके बाद जब लिप्स की बातें होगी, इतना बातें फिर हम लोग ने स्टार्ट किया था कि भाई जो उसकी जो जैसे कि हम लोग क्लोरोफिल है, सनलाइट है, इनका सीक्वेंशियल जो हम लोग जो रिक्वायरमेंट्स की चीजें हैं, जो प्रोडक्ट है एंड जो रिएक्टेंट है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्टोमाटा हम लोग कल पढ़ के क्लियर कर लिए थे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। और आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्टोमाटा कि फंक्शन ऑफ स्टोमाटा क्या है। फंक्शन ऑफ स्टोमाटा में आप जानना चाहोगे तो जानोगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। जो गैसेस की एक्सचेंजिंग मतलब कि अगर मान लीजिए कल हम लोग बताए थे फंक्शन ऑफ स्टोमाटा में कि अगर ये स्टोमाटा है तो स्टोमाटा में जो गैसेस का इनकमिंग और आउटगोइंग जो होती है ये स्टोमाटा में ही होती है, क्योंकि वो जो पत्ते अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे छोटे छोटे उसमें क्या निकलते हैं? पोर्स नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? पत्ते में पोर्स नजर आते हैं। उस फोर्स का फंक्शन ही होता है कि जो गैसेस का एक्सचेंज करना, मतलब गैसों का आना, गैसों का जाना और आना, CO2 को लेना, बाहर से CO2 लेता है कि CO2 देता है। लिप्स जो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो CO2 को टेक मतलब इनटेक करता है, लेता है कि CO2 को देता है? बाहर लेता है। मैक्सिमली क्या करता है? CO2 को लेता है, मतलब क्या करता है? CO2 को लाना और O2 को देना। ये सभी चीजें जो होती है स्टोमाटा में ही की जाती है। दैट इज द फंक्शन ऑफ द स्टोमाटा। कि देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज करना। जैसे आप लोग कभी सुने होंगे कि आइए मोबाइल दुकान पर देखते हैं, बोलता है कि आपने पुराना फोन दीजिए और नया फोन लीजिए, नया गाड़ी दीजिए और पुराना फोन, पुराना गाड़ी दीजिए और नया गाड़ी लीजिए। दैट इज द एक्सचेंज, मतलब कि चीजों को लेना और बदले में कुछ ना कुछ देना। ये सब चीजें जो होती है किसके द्वारा होती है? स्टोमाटा के थ्रू ही होती है। ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। मैं क्लास 6 में आप लोगों का लेक्चर लिया था तो ट्रांसपिरेशन बताया था कि एक मेथड होती है जैसे कि लिप्स जो होती है अपने अत्यधिक वाटर जो उसमें जो नीचे से वाटर जो रूट्स अब्जॉर्व करती है, तो अत्यधिक वाटर को जो वाटर का क्या काम है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल
बाय और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो अत्यधिक मात्रा में यदि वाटर ले लिया, चाहे किसी कारण से वाटर प्लांट में ज्यादा चला गया, तो क्या करता है कि ट्रांसपिरेशन की मेथड से क्या करता है, अपनी पत्तियों के द्वारा वाटर को रिलीज आउट करता है या बाहर हो जाता है। दूसरी बात की ट्रांसपिरेशन ऐसा होता है कि धूप जब ज्यादा पड़ती है उस पर, तो क्या करता है कि अपने पत्तियों को पत्ते को जो शीतल रखने के लिए, पत्ते सूख न जाए, उसके लिए भी ट्रांसपिरेशन की फिनोमेना बढ़ जाती है। आगे इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, क्या होता है परपेंडिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्या होता है स्ट्रेट लाइन, और क्या होता है पैरेलल ट्रांसपिरेशन के बारे में अच्छे से जानिएगा क्लास 11 में, जब फोटो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़िएगा तब। बट इतना जानिए ट्रांसपिरेशन जो होती है, ये भी जो प्रोसेस होती है स्टोमेटा के द्वारा ही होती है, और अगर प्लांट्स में वाटर ज्यादा हो जाते हैं तो उसको रिलीज आउट कर देता है। ये दोनों लाइन में कोई दिक्कत? ठीक है, तो पिछले बार जब हम लोग पढ़े स्टोमेटा और फंक्शन ऑफ स्टोमेटा पढ़ने के बाद अब हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं क्लोरोफिल। आपको बताया ही था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हम लोग भी कर सकते हैं, पर हमारे में क्या होनी चाहिए? क्लोरोफिल। अगर हमारी बॉडी अपने आप से जनरेट करती है और हमारी बॉडी में क्लोरोफिल की फंक्शन या पिगमेंट्स होती है, क्लोरोफिल को पिगमेंट करते हैं, तो हम भी क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फिर न खाने का टेंशन, न नहाने का टेंशन, किसी चीज का टेंशन, जहां मन वहां पड़े रहते, कोई दिक्कत ही नहीं रहता। जो भूख ही नहीं होती साहब, तो लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता। भूख होता तब लड़ाई झगड़ा, लोग एक दूसरे का चोरी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मर्डर करता है। तो अगर क्लोरोफिल की, अगर यही क्लोरोफिल जो है, तो क्लोरोफिल के बारे में जानते हैं कि द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट, हो गया, द क्लोरोफिल्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो ग्रीन पिगमेंट्स ग्रीन पाई जाती है, उसमें अगर पिगमेंट्स पाई जाती है, जो ग्रीन पिगमेंट्स पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा कि कोई प्लांट्स के पौधे जो होते हैं, चाहे देखिएगा पत्ते जो होते हैं लाल भी होते हैं, पीला भी होते हैं। तो ये सभी चीजें भी उनमें पिगमेंट्स जो होती है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, जब आगे पढ़िएगा तो अनेकों अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, जिसके कारण उनके लिप्स क्या होती हैं? अलग अलग प्रकार की होती है। बट जनरली वी आर डिस्कसिंग अबाउट, क्योंकि ज्यादातर क्या है, ग्रीन लिप्स होते हैं, इसलिए हम लोग जिसके बारे में बता रहे हैं, जनरली ग्रीन लिप्स के बारे में बता रहे हैं, तो ग्रीन पिगमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बोला कि द लिप्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट, ऐसा लिप्स जिसमें ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल भी कर सकते हैं ना? हाँ, नहीं तो ग्रीन पिगमेंट्स बोला, पिगमेंट पहले बोलेंगे ना। क्लोरोफिल के बारे में बता रहे हैं, जैसे अब रिया के बारे में बता रहे हैं, तो बताएंगे ना कि रिया क्या है, कैसे कैसे क्या है, कि रिया क्या पढ़ के बनना चाहती है, आईएएस बनना चाहती है, रिया पुलिस के हेल्पलाइन उसको अच्छा लगता है, योगी सर जी क्या है, ये सब चीजें बताएंगे, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि क्लोरोफिल जो होता है, जो लीव्स, जो पत्ते होते हैं, उनमें ग्रीन पिगमेंट्स पाई जाती है। अगर यही येलो पिगमेंट्स पाई जाती है, तो पत्ते कैसे होते हैं? येलो होते हैं। और उसमें पिंक पिगमेंट पाई जाती है, तो पत्ते कैसे होते हैं? पिंक। दैट्स दे आर सेइंग दैट द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ऐसे लीव्स जिसमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, उन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं। और इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये जो आपके लीव्स होते हैं, ये आपको मान लीजिए पत्ते हैं, पत्ते आपको हेल्प करते हैं, क्लोरोफिल हेल्प करता है कैप्चर करना, उसको सनलाइट को ट्रैप करना, लेना, कैप्चर करना। तक हम कैप्चर कर लिए हैं आप सभी को, तो इसमें मतलब कैप्चर करना, क्या करना? कैप्चर करना। ये जो पत्ते लीव्स होते हैं क्या करते हैं? हेल्प करते हैं एनर्जी ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट की एनर्जी उसको क्या करने के लिए? कैप्चर करने के लिए। तो एक तरफ से मान लीजिए कि इधर से कैप्चर कर लिए, एनर्जी ऑफ सनलाइट को कैप्चर कर लिए, हमारे पास पहले से क्लोरोफिल तो प्रेजेंट ही था, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, इधर से नीचे से वाटर आ गया, बाकी सबको एक्युमुलेट किए, सबको यूटिलाइज किए, नाम 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 एकदम खाएं, खाने के बाद बाहर से क्या निकाल, इधर से निकाल दिए कार्बोहाइड्रेट निकाल दिए, और इधर से क्या निकाल दिए? ऑक्सीजन निकाल दिए। तो वही बोला कि कैप्चर करने की क्षमता होती है। फिर बोला फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट क्लोरोफिल। ये आपको पहले ही पढ़ते, स्टार पॉइंट है, इसको लिखना है तो स्टार कर लीजिएगा कि फोटोसिंथेसिस, अगर क्लोरोफिल जिस पौधे में, जिस आदमी में, जिस जानवर में, जिसमें भी नहीं पाया जाएगा, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अगर जिसमें भी फोटोसिंथेसिस पाया जाएगा, आप में जिनमें भी फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो उसमें क्या पाया जा रहा है? क्लोरोफिल पाया जा रहा है। ये याद रखिए, क्लोरोफिल पाया जा रहा मतलब कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस हो रही है, अगर नहीं पाया जा रहा है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। फिर बेटा अगर जो इसमें हम लोग पढ़े हैं, तो स्टोमेटा के बारे में हम लोग पढ़ लिए, क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लिए। अब फिर हम लोग को क्या पढ़ना है? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर वाटर के बारे में भी जानना है, इसके बाद ये सनलाइट के बारे में जानना है। तो पहले इसके बाद हम लोग जो है स्टोमेटा पढ़ लिए, क्लोरोफिल पढ़ लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा ऑन प्लांट्स लीफ सरफेस। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग फैलाने में नंबर 1 है। आप किसी चीज को बर्निंग कर रहे हैं, जला रहे हैं, या आपके ऑटोमोबाइल्स की जो स्मोक है, जो गाड़ियां व्हीकल्स से स्मोक है, जो गाड़ियों के धुएं हैं, या किसी चीज को आप बर्न कर रहे हैं, या कोई भी चीज एक्यूमुलेट हो रहा है, कुछ भी चीज चल रही है, तो उन सभी चीजों से जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आपको परसेंटेज जानी हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज एटमॉस्फेयर कितने हैं बताओ जी? 0.03%, 4% 3 या 2%, 4 में देख लेना 3% होती है। ये पॉइंट एटमॉस्फेयर में होती है। अगर ये ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की बात आगे करेंगे। ऑक्सीजन कितनी परसेंट होती है? चाहे आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% होती है ना, और नाइट्रोजन 78%। आप इन्हें जान ही लो। O2 जो होता है 21%, और N2 नाइट्रोजन जो होता है 78%। बाकी अदर में ही भी आता है 1%, मैंने क्या हो जाते हैं अदर गैसेस। ये आपकी क्लियरली होना चाहिए। जैसे वाटर वाला क्लियर है कि वाटर जो होता है 97% कहाँ पाया जाता है? वाटर 97% कहाँ पाया जाता है? 1% पोटेबल वाटर, 1% ही है पीने वाला पानी, और 2% आइस वाटर ग्लेशियर में है। ये सब छोटे छोटे चीजें, ये मैं सैनिक का बुक पढ़ा था, उसमें भी देख रहा कि सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है, समझ। तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या जाने, स्टोमेटा के बारे में जाने, स्टोमेटा के फंक्शन जाने, क्लोरोफिल के बारे में जाने, क्लोरोफिल क्या होती है, क्या क्लोरोफिल की कितनी इंपॉर्टेंस है प्लांट्स के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए, उसके बारे में हम लोग जाने। फिर हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जाने, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज होती है 0.03% हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। फिर जो होती है वाटर, ये वाटर जो होती है उसके बारे में हम लोग कुछ थोड़ा बड़ा जानते हैं कि वाटर क्या है, कैसे है। वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। जो वाटर मिनरल्स भी, कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम, कैल्शियम कुछ भी जरूरत होती है तो वो सब जो कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है? वाटर। कहाँ से हम बोले तो माटी से एब्जॉर्ब किया जाता है। बरो वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल, जो सॉइल में पाई जाती हैं, मिट्टी में पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं? वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, और रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, सोखता है रूट्स उसको। मान लीजिए पैर मेरा रूट्स है, पैर मेरा रूट्स है, रूट्स क्या कर रहा है, इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर भी एब्जॉर्ब किया, मिनरल भी एब्जॉर्ब किया, और इसको यूटिलाइजेशन के लिए ले जाता है कहाँ? लीव्स के पास ले जाता है। और लीव्स में कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फिर वो एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, जो कि लेके जाता है। ट्रांसपोर्टिंग मतलब होता है कि संचालन करता है, लेके जाता है लीव्स के पास। बाय द वेसल्स, कैसे ले जाता है? हमारे बॉडी में ब्लड बनता है तो चारों तरफ आपको पता है नसें फैली हुई है, चारों तरफ नसें फैली हुई हैं, हेड्स टू टॉप टू तक, वहां से लेके यहाँ तक क्या चारों तरफ वेसल्स फैली हुई है। वो वेसल्स फैली हुई, तो उन वेसल्स का काम ही है कि ब्लड को संचालन करना हमारे पूरे बॉडी में। तो इसी तरह हमारे वाटर के, जैसे हमारे प्लांट्स के बारे में पढ़ी है, तो प्लांट्स में भी चारों तरफ वेसल्स फैली हुई हैं। वो आप बोलो वाले को, उनको आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, उनकी अलग प्रोसेस होती है कि ऊपर जा रहा तो ऊपर जाएगा, खाली जाने काम, नीचे जाएगा तो नीचे जाने काम। जैसे हमारे एक साइड में क्या होगा, खाली कार्बन डाइऑक्साइडेटेड ब्लड को क्या करेगा, सर्कुलेट होगा, और एक साइड में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन होती है। क्लास 7 में चिंता मत करो, सर्कुलेशन है, अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग। फिर बोल रहा कि द वेसल्स, वो वेसल्स के द्वारा क्या होती है, सेल लाइक पाइप्स, वो पाइप्स की तरह दिखते हैं, मतलब ऐसे हो गए, ऐसे पाइप्स की तरह ऐसे दिखते हैं। फिर ऐसे दिखे, ऐसे पाइप्स की तरह ये दिखे, इधर से पानी इधर जा रहा है, इधर से वो चीजें इधर आ रहा है, चीजें ऐसे होते रहती है। थ्रू आउट द रूट्स, किसके द्वारा होते हैं? रूट्स के द्वारा होते हैं। रूट्स द स्टेम के द्वारा होते हैं, ब्रांचेस में होते हैं, एंड द लीव्स, लीव्स में भी क्या होती है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती रहती है। किसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है? वाटर एंड मिनरल्स एंड ग्लूकोज जो भी बनता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो लीव्स के जो होते हैं वेसल्स के द्वारा होते रहती है। इसमें कोई दिक्कत?
देख लो। फिर बोल रहा है कि अब वो हमारे बात आती है कि एक थोड़ा सा जब हमको इसमें बताया कि इसकी परसेंटेज वाटर कितनी परसेंट कहाँ पाई जाती है, तो 3 भागों में वाटर की परसेंटेज बांटी जाती है। अगर मान लीजिए वाटर कितने परसेंट, 100% है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, तो 3% 3 जगहों में बांटी जाती है पानी की, 3 जगहों में बांटी जाती है। जैसे कि 97% जो होती है, 97% जो होती है, 97% वाटर आपकी सॉल्टी वाटर होती है। और ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ओशियन में पाई जाती है। कल तुम नहीं बता पाई थी रिया क्लास में से। फिर 2% जो वाटर होते हैं ये ग्लेशियर्स या आइस वाटर होते हैं, ग्लेशियर्स आइस वाटर। और 1% जो वाटर होते हैं वो पीने योग्य होते हैं, पोटेबल वाटर होते हैं, जिसको कि फ्रेश वाटर मतलब पीने योग्य पानी भी कहते हैं। ये पानी की परसेंटेज भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 97% सॉल्टी वाटर जो कि ओशन में पाए जाते हैं, 2% ग्लासियर वाटर जो बर्फीले वाटर होते हैं, आइस वाटर भी जिसको बोल सकते हैं, आइस वाटर, एंड 1% पोटेबल वाटर टू फ्रेश वाटर बोले जाते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि समुद्र की लेयरें जो है वो बढ़ रही हैं, परतें, समुद्र की परत, पानी की जो परतें बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि दिन प्रतिदिन जो होती है ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर जो है दिन प्रतिदिन क्या हो रही, इंक्रीज होते चली जा रही है। देख रहे हो ना टेम्परेचर, अभी इस मार्च महीने में भी, अभी मार्च महीने में कितनी गर्मियां हो रही है दोपहर, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, मुंह सुखा जा रहा है। तो बोल रहा है कि जो इतनी गर्मियां बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, तो क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स की जो बर्फ है, जो 2% बर्फ भरी हुई पिघल रही है। भाई स्वाभाविक है कि अगर गर्मी बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगा ना जी। तो बर्फ पिघल रहा है, तो बर्फ पिघल के समुद्र में जा रहा है। समुद्र में जाने से क्या हो रहा है कि पानी की लहरें बढ़ते चली जा रही। ऐसा अनुमान किया था कि कुछ समय बाद ऐसा है कि मुंबई या जो भी समुद्र तटीय क्षेत्र है वो डूबने के कगार पर रहेगा, तो लेयर उसकी बढ़ जाएगी। मतलब डूबने के कगार पर नहीं तो उसकी पूरी लेयर आधा स्वर डूब जाएगा। या पूरा ऐसा अगर रहा तो पूरी पृथ्वी खत्म हो सकती है। ये ग्लोबल वार्मिंग चलती है, इसीलिए लोग बोलता है कि ज्यादा पेड़ लगाएं, ज्यादा ये सब ग्लोबल वार्मिंग को ना होने दे, ज्यादा एसी का कम यूज कर, रेफ्रिजरेंट्स का कम यूज करके। क्योंकि एसी में और रेफ्रिजरेंट्स जो कूलर फ्रिज होते हैं उसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाई जाती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है डायरेक्ट जो होती है ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर में जो है हम स्टोमेटा के बारे में जाने, क्लोरोफिल के बारे में जाने, अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जाने और वाटर के बारे में जाने। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे सनलाइट के बारे में जाने। गुड, सनलाइट के बारे में जाने। सनलाइट सूर्य की प्रकाश। सनलाइट को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। पता है कि नहीं पता है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड पहली पॉइंट अब है कि अब जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, उस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में सनलाइट की भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है। अगर किसी प्लांट्स को सनलाइट प्रॉपर ना मिले, उसकी पत्तियां क्या होती है, पीला हो जाएंगी, धीरे धीरे मुरझा जाएंगी, धीरे धीरे खाना की कमी से क्या हो जाएगी, मर जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। मर नहीं जाएंगी, मर जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। जो सोलर एनर्जी होती है, जो सूर्य की प्रकाश की जो रोशनियां होती है, वो कैप्चर होती है किसके द्वारा? लीव्स के द्वारा। कैप्चर मतलब समझ रहे हो? कैप्चर कर लिया, ले लिया अपने वश में। वाह, गुड। कैप्चर कर लिया, अपने वश में कर लिए। किसके द्वारा होता है? लीव्स के द्वारा होता है। कौन कौन चीजें होती है? सनलाइट भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कैप्चर करती है। फिर बोल रहा है कि स्टोरेड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो इसको क्या करता है कि द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द लीव्स, उसको लीव्स को कैप्चर करता है और स्टोर कर लेता है फॉर्म ऑफ फूड के रूप में। उसको क्या करता है? स्टोर करके रखता है। कौन स्टोर करके रखता है? प्लांट। कहाँ स्टोर करके रखता है? लीव्स में। गुड। फिर सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी से क्या समझ में आता है? बताएंगे कुछ? हाँ बताइए। उसका नॉलेज खबर खत्म नहीं होता। आप लोग बहुत सारा वही तुम्हें पूछना हो। बहुत सारा सनलाइट से एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया मतलब कि इसकी अल्टीमेट है, बहुत अत्यधिक और ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में हमें जो होती है एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है, और इसकी बिना पैसा का फ्री का एकदम है।
अगर सूर्य ना है तो हमें जीव का भी परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। सूर्य की रोशनी अगर ना मिले तो जीव की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि सूर्य की रोशनी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होगा तो हम प्लांट्स पे डायरेक्ट निर्भर करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किस पर निर्भर करते हैं? प्लांट्स पे हम निर्भर करते हैं। और यदि प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो हम क्या खाएंगे? तो जीव का भी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। अंधेरा तो रहेगा ही, अंधेरा में तो फिर भी जी सकते थे, कोई बात नहीं। जो नूनी लाइट बताने का जो थोड़ा सा होता है उसके बाद जी सकते हैं, बट अल्टीमेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है कि मतलब अत्यधिक मात्रा में, अल्टीमेट है मतलब कि खत्म कभी होने वाला चीज है। फिर बोला कि सोलर एनर्जी सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी प्लांट्स थ्रू द फोटोसिंथेसिस। बोल रहा है कि सन का जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट करता है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट करती है, किसमें कर देती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाती है थ्रू दी फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस के द्वारा होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा होता है। क्या करती है कि केमिकल सोलर एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ओके, ठीक है। फिर हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे